H यहाँ पर video man. लगभग 100 से ज़्यादा स्टॉल जो हैं। है। पीछे आप देख सकते हैं कि वो बर्ड पर्चेस है, वो कीड़ों को खाती है। देखिए इसमें क्या होगा कि किसान को पूरे वर्ष जो है लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। में जानवर पालते हैं ना, कुत्ते, इन सब उन पे भी डालेंगे तो ये टिश्यू कीट थोड़े कम लगेंगे। फायदा ये है, सबसे जो इस समय मुख्य चल रहा है वो लेबर की वजह से पानी की दवाई, तो इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और उनकी फार्मिंग जो है अगला क्रॉप लगाने वाले वो भी अच्छे से खेती होगी। वो आ जाएगी, चिपक जाएगा, तो इससे उनकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा। 18 नवंबर में 18 तारीख से शुरू होगा, 23 तारीख तक चलेगा, फिर दिसंबर में 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा। करते हैं, इन सारी टेक्निक्स का यूज करके हम एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो उसे जो हमारे पास अच्छी वैरायटीज होती है वो हम फार्मर्स को देते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हिंदी में कह सकते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली। इसमें क्या कम एरिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करना है। सबसे ज्यादा अंडे देने वाली यही प्रजाति आपकी व्हाइट लेग हार्न। अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज हम लोग जैसा कि एक्सप्लोर करने आए हैं, हमने आपको बताया था कि 24 अक्टूबर को आपका मेला लगने वाला है चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग पहले इसके ओवरव्यू जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे, फिर हम आपको स्टॉल बाय स्टॉल दिखाएंगे और वहां से जो भी जानकारियां होंगी आपके लिए बेनिफिट होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो सर्वप्रथम सर आपका मैं परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है। मैं इस टाइम पे चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में प्रसार विभाग का रिसर्च स्कॉलर शोध छात्र हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा मेला जो है यूनिवर्सिटी का, ये प्रतिवर्ष जो है 2 दिवस के लिए लगाया जाता है। इस बार भी सेम पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24-25 को ये मेला लगाया गया है। यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा स्टॉल जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेजेस के हैं, और 100 से ही ज़्यादा करके यहाँ पर विभिन्न प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे बीज की कंपनियां हो गई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हो गई, विभिन्न नई नई जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, उनकी भी शॉप्स और स्टॉल लगे हुए हैं। लगभग हर वर्ष का जो है वो रहा है। पिछली बार भी यहाँ पे हजारों की संख्या में किसान आए हैं। आज भी जो है आप देख रहे होंगे फार्मर्स की कितनी भीड़ है। और सबसे अच्छा है, पत्थर कॉलेज के नाम से जैसे हमारी यूनिवर्सिटी जानी जाती है, आज भी सेम फार्मर्स के उसमें ये है कि भाई हम पत्थर कॉलेज जा रहे हैं, पत्थर कॉलेज पे मेला लगा है। आप देखेंगे उस साइड पे बीज का वो लगा हुआ है। आज भी वही भीड़ जो है जो पहले लगती थी, आज भी किसानों की वह भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आज भी फार्मर्स का जो है, किसानों का इस मेले के प्रति जो रुझान है आज भी पॉजिटिव है। वो आते हैं यहाँ पर, कुछ सीखते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो भी छात्र हैं, यहाँ पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी, नए वैरायटी जो भी डेवलप होता है, उन सब के बारे में किसानों को बताया जाता है। अभी आगे आप जाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं यहाँ के, कृषि के, हॉर्टिकल्चर के हों, उद्यान विभाग के हों, सभी विभाग के साइंटिस्टों के द्वारा लगाए गए, छात्रों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। आप जाएंगे वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक, चाहे वो आपका कीट विज्ञान हो, चाहे आपका पादप विज्ञान हो, सभी को आपको स्टॉल देखने को मिलेंगे। उनकी क्या क्या रिसर्च उन्होंने किया है पूरे 1 साल में, वो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं प्रत्येक स्टॉल पे और देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर जो भी किसान आएंगे, सर्वप्रथम उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन होता है, उनका एक कार्ड बनता है, जैसे आप लोग कॉलेज में आईडी कार्ड बनता है, जस्ट लाइक वैसे आपका बनेगा। फिर उसके बाद आपको जैसे देखिए अगला फल विज्ञान यानी फ्रूट साइंस, फिर नेक्स्ट है आपका हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, फिर वेजिटेबल साइंस, और उसके बाद फिर आपका सीड साइंस, देन आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल साइंस एग्रीकल्चर का, और एग्रोनॉमी, फिर एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फिर बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बाद फिर आपका है फसल सुधार में क्रॉप प्रोटेक्शन, और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, फिर आपका IIPR जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च आप लोग पढ़ते हैं, वही है आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। देन आपका फिर उसके साइड में जहाँ पे आप कॉर्नर में देख रहे हैं, शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, जो वेजिटेबल रिसर्च सेंटर है आपका CSA यूनिवर्सिटी का, वही शाक भाजी अनुसंधान संस्थान। फिर उसके बाद एक्सटेंशन कम्युनिटी साइंस है, होम साइंस, जो इसको कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस या कॉलेज ऑफ होम साइंस जो आप कहते हैं। देन फिर आपका एक्सटेंशन विभाग और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग,
उसके बाद फिर आपका अदर ये सारे रहे आपके चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कुछ डिपार्टमेंट नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट जितने इम्पोर्टेंट विभाग हैं सब उसको अभी आपको नियर बाई सम पास से दिखाते हैं। ये आपका है डिपार्टमेंट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, इसको देखिए। और ये आपका पूरा सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट, आप यहाँ पर जैसे ये सारे आपके डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। जैसे कई कई स्लॉट रहते हैं जो वाटर को आपको स्टोरेज करने के लिए। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का ये सभी जो रिसर्च वाले स्टूडेंट, ये आपका सॉइल साइंस डिपार्टमेंट रहा, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस CS यूनिवर्सिटी की जो डिपार्टमेंट है मृदा विज्ञान के उसकी। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऊसर भूमि के मूल रूप कैसे उसका आप लोग पढ़ते हैं ना, ऊसर भूमि हो जाती है उसको कैल्शियम सुधार किया जाता है। फिर फसलोत्पादन के लिए कौन सी मृदा सही है, जल भराव कैसे रोकना है, ये आपकी प्रणाली है जहाँ पे वाटर सफिशियंसी नहीं होती है, वाटर की इफिशियंसी होती है। आइए आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान विभाग में आए हैं और यहाँ पर हम फार्मर के लिए क्या बेनिफिशियल होता है, कैसे क्या क्या कल्टीवेशन होता है, ये हम आए हैं सर से पूछने। ठीक है सर, आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए इसका जो आपने देख रहा सामने बना हुआ, आपके बच्चों ने बहुत अच्छे से इस पे काम किया है, कल से बच्चे लगे हुए हैं। इसका प्रॉपर एक सिस्टम जो बोलेंगे इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हिंदी में कह सकते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली। ऐसा कि नाम चल रहा है, पता है, एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड मतलब कई फार्मिंग को हमने एक साथ रखा है ताकि एक दूसरे को वो हेल्प कर सकें। जैसे मान लीजिए अभी हमने अपना वो गौ पालन है, ठीक है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, ठीक है। उसमें क्या है कि जो गौ पालन में हमारे जो गोबर वगैरह निकलते हैं उनसे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उनका फिर फसलों में हम यूज़ करते हैं और फसलों से जो पैदावार बढ़ती है और जो उनके दाने आते हैं फिर वो हम पशुओं को खिलाते हैं। जो चारा, जैसे चारा फसलें हैं वो पशुओं को खिलाते हैं, तो इनका गोबर खाद के रूप में हम चारे में डाल दिए, फिर चारे को हमने, तो एक पूरी साइकिल बन गई। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं एकीकृत फार्मिंग सिस्टम। इसका किसानों के लिए क्या बेनिफिशियल है, कैसे उनका यूटिलाइज? देखिए जनरली किसान क्या करते हैं कि कोई एक चारा फसल ले लिया, ठीक है, कोई एक खाद्यान्न की फसल ले ली, तो उससे क्या होता है उनका प्रॉफिट बहुत कम हो पाता है, ठीक है। अब एकीकृत फसल रहेगी, जैसे मान लीजिए हमने खाद्यान्न फसल ली है, उससे धान हमारा है, उसमें पुआल लास्ट में बचता ही बचता है, किसान उसको जलाते हैं, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं कि हम चारे के रूप में पशुओं को दे सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा खेत में जलाने से जो सॉइल में न्यूट्रिएंट का लॉस हो रहा है, माइक्रोब्स का लॉस हो रहा है, उसको हम बचा सकते हैं और अंततः हमारा जो चारा है वो कहीं ना कहीं उपयोगी तौर पे यूज़ भी हो जा रहा है पशुओं के लिए, ठीक है। ये इसकी फ़ायदे हैं, मतलब कि राउंड द ईयर आप पूरे साल आप कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते रहेंगे, यही इसका। ओके, थैंक यू। आइए हम अब वैभव सर से पूछते हैं कि एग्रोनॉमी के लिए क्या फार्मर्स के लिए क्या बेनिफिट इसमें देंगे उन्नत, जैसे फसल प्रणाली लिखा है तो ऐसे, और वहाँ पर सोलर पैनल के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ये सारी जो जानकारी हैं जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम वैभव सर से जानकारी। देखिए सबसे पहले तो आपको जो ये सामने दिख रहा होगा ये एकीकृत कृषि प्रणाली है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि एक जो हमारा उद्यम है उसका जो सह उत्पाद है या जो प्रमुख उत्पाद नहीं, जो सह उत्पाद है वो दूसरे के लिए एज अ इनपुट का कार्य करे, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे होंगे जैसे कि पशुओं के लिए हमने हरा चारा लगा रखा है और इधर धान की फसल है, इधर वर्मी कंपोस्ट यूनिट है और इधर बागवानी है और आप उधर देख पा रहे होंगे एक छोटा सा जो है हाउस भी है। तो इसमें जैसे जो हरा चारा है वो हमारे पशुओं के लिए होता है, तो जब पशु हरा चारा यूज करेंगे उसके बदले में जैसे उसका जो बाई प्रोडक्ट है, जो FYM है या जो कंपोस्ट है, उसको हम लोग किस में डालेंगे, फील्ड में डालेंगे। तो फील्ड की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी क्योंकि वो पशुओं का क्या है, बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट हमारा मिल्क है, तो हम लोग मिल्क से भी पैसा अर्न कर रहे हैं और जो हमारा बाई प्रोडक्ट है हम लोग उससे पैसा भी अर्न कर रहे हैं।
तो मेन मकसद हमारा जो इसका होता है कि जो हमारा सह उत्पाद है उसको एज अ इनपुट, एज अ रिसोर्स यूटिलाइज करना। और इसका जो उद्देश्य, अल्टीमेटली जो उद्देश्य है वो हमारा क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, मतलब जो लाभ है उसको जो है अर्जन करना। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे इसमें हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स भी लगी हुई है, बागवानी में है, अमरूद वगैरह है, तो इससे भी जो है पैसा आपको काफी मिल जाता है। तो यही है, ये मॉडल है, आप देख पा रहे होंगे। और इससे बहुत अच्छा, ये जो हमारे भारत में ज्यादातर किसान है वो लघु और सीमांत किसान है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। और जैसा कि एक चीज़ मैं और इंक्लूड इसमें करना था कि जैसे कई किसान होते हैं, मैक्सिमम किसान अधिकतर वो साल में सिर्फ 2 ही धान, गेहूँ या फिर ज्वार, हाँ, बाजरा, बिल्कुल। कोई 2 ही प्रोडक्ट बस वो अपने फील्ड से ग्रो करते हैं, उसी से बस उनका इनकम जनरेट होती है। उसको बढ़ावा देने के लिए क्या बीच में उसका इंटरक्रॉपिंग वगैरह का थोड़ा-सा विचार हाँ, वर्णन करें? बिल्कुल। देखिए, इसमें क्या होगा कि किसान को पूरे वर्ष जो है लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। मतलब वो पूरे साल जो है कार्य करता रहे। जैसे मान लीजिए धान, गेहूँ के बीच में हम लोग चारा ले सकते हैं, हरा चारा ले सकते हैं। तो इसका एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है कि आप पूरे वर्ष जो है लाभ प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे हमारे वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें वेजिटेबल्स भी लगे हुए हैं। तो वेजिटेबल्स भी जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल आपका बिज़नेस है एक तरीके से। ओके, थैंक यू सर, इसकी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। आइए हम चलते हैं अगले स्टॉल की तरफ। आइए हम आ गए हैं एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। तो फार्मर्स के लिए जो फील्ड में इंसेक्ट लग जाते हैं उसके लिए यहाँ पर सब पूरा दिखाया गया है वाया, आप देख सकते हैं डेकोरेट करके। तो इसमें आइए हम इनसे बात करते हैं कि एंटोमोलॉजी का जो है पोर्शन, उसमें किसानों के लिए जैसे कोई कटवर्म लग गया या फिर कोई सा वो उसमें इंसेक्ट लग गए, तो इसमें आप थोड़ा-सा हमें ज़िक्र करिए कि फार्मर्स के लिए कौन-कौन से बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, कौन से हार्मफुल होते हैं? इसके बारे में और अपने स्टाइल के बारे में ज़रा ज़िक्र देखिए, जैसे कि हमने फार्मर्स के लिए जैसे कि डैमसर फ्लाई हो गया, लेडीबग बीटल हो गया, ये सब उनके लिए बेनिफिशियल्स होते हैं। बाकी जो एफिड्स हैं और मिलीबग्स हैं, ये सब उनके लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमने ऐसा मॉडल बनाया है जहाँ पे कि हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे आप मतलब बिना केमिकल्स के भी इन इंसेक्ट्स को मतलब हटा सकते हैं, इनसे प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो ये वही उसी के बारे में मॉडल्स हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि वो बर्ड पर्चेस है, वो कीड़ों को खाती है। ये स्केरक्रो है, स्केरक्रो भी लगा है, वो भी मतलब बर्ड्स को भी हटाता है, जो भी रोडेंट्स वगैरह अलग से आते हैं, उनको भी प्रिवेंट करता है। जी, और फेरोमोन ट्रैप्स भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो हम जो मेल्स होते हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और मेल्स की पॉपुलेशन कम हो जाती है, उसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। इस वजह से जो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है, वो कम हो जाती है। हमारा मॉडल है, ये मॉडल बेस्ड है एकीकृत कीट नियंत्रण, अगर आईपी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हमने क्या किया है, नॉर्मली जो फार्मर होता है, अगर हमारे फील्ड में या उसके फील्ड में इंसेक्ट लगता है तो वो फर्स्ट उसका ऑप्शन रहता है वो डायरेक्टली केमिकल का यूज करता है। तो उसके लिए हमने ये मॉडल रेडी किया है। तो पहले हम फार्मर्स को बताएंगे जो अगर कल्चर प्रैक्टिसेस वो करते हैं बट उसको कैसे करना है, वो क्या कहते हैं, कैसे क्रॉप रोटेशन आपको करना है, कैसे वैरायटी का सिलेक्शन करना है। जब अगर आप जैसे आपके फील्ड में येलो स्टेम बोरर का अटैक ज़्यादा है तो आप कौन सी रेसिस्टेंट वैरायटी लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे कुछ येलो स्टेम बोरर के अफेक्टेड प्लांट लगा रखे हैं, तो ये फार्मर आते हैं, हम उनको बताते हैं कि क्या करना है। बाकी मैं सबसे पहले कल्चर प्रैक्टिस मैकेनिकल में येलो ये हमने लगाया बर्ड्स परचेज। ये क्या कहते हैं, बर्ड्स जो हमारे टोमेटो पे है बहुत इफेक्ट करता है, उसके फ्रूट्स को बहुत काटता है। तो बर्ड्स परचेज से क्या है, वो पहले तो हमारा बर्ड से जो फ्रूट डैमेज होगा वो बचेगा। उसके बाद फिर हमने ये येलो स्टिकी ट्रैप लगा रखे हैं, तो जो फ्लाइज होंगे वो येलो कलर की तरह अट्रैक्ट होंगे, वो उससे फ्रूट फ्लाई वो आ जाएगी, चिपक जाएगा, तो इससे उनकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा। फिर हमने लाइट ट्रैप लगा रखे हैं, जो नॉक्टर्नल इंसेक्ट होंगे हमारे मॉथ वगैरह, वो मौत वगैरह से थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा, कंट्रोल होगा। वो मौत हमारे वाटर में गिरेंगे, उसके जो इंसेक्ट होंगे तो उसकी पॉपुलेशन पर कंट्रोल होगा। हमने फिर उसके बाद यहाँ मधुमक्खी पालन लगा रखा है, जो हमारे फसल को तो पॉलिनेशन के साथ साथ किसान को कुछ बेनिफिशियल सपोर्ट भी देगा इनकेस अगर फसल डैमेज होती है तो। और हमने मिश्रित खेती के बारे में कुछ बताना चाहा कि अगर आपकी मेन क्रॉप जो मैरीगोल्ड प्लस टोमेटो है वो डैमेज होते हैं, तो उसके साथ आप कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा के भी मुनाफा ले सकते हैं। जिससे कि अगर इन केस फ्यूचर में हमें पता नहीं होता है ना कि वेदर का, अगर वेदर प्रॉब्लम की वजह से हमारी मेन क्रॉप डैमेज होती है तो हम
जो हमने अनदर क्रॉप लगा रखी है उससे कुछ ना कुछ मुनाफा मिले। तो ये हमारा मॉडल है, ये कैश हमारा क्रॉप के बेसिक, रूप हाँ, कैश क्रॉप के रूप में हमने उसको कैश क्रॉप में लगा रखा है। यही हमारा मॉडल है। थैंक यू। में। ओके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और हम चलते हैं अब अगले स्लॉट में एक्सप्लोर करेंगे। अब हम एक्सप्लोर करने हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसमें सारी जानकारी हम सर से लेते हैं कि जैसे वर्तमान में मशरूम कल्टीवेशन सबसे बेस्ट चल रहा है और सबकी इच्छा ये रहती है कि मशरूम जो होता है कैसे ग्रोइंग होता है, कैसे उसका आय दुगुना किया जाता है, तो यही सारी बातों से हम लोग देखेंगे। सर से पूछते हैं, आइए जानकारी लें। नमस्कार, मैं हिमेंद्र रघुवंशी हूँ, यहाँ का रिसर्च स्कॉलर। जैसा कि अभी आपको इन्होंने बताया कि हमारा डिपार्टमेंट प्लांट पैथोलॉजी है, पादप रोग विज्ञान विभाग, और हमारे डिपार्टमेंट में मशरूम कल्टीवेशन की भी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ किसानों के लिए ट्राइकोडर्मा का भी प्रोडक्शन किया जाता है, जो एक तरह का जैव उर्वरक है। और ट्राइकोडर्मा की ट्रेनिंग महीने में 3 बार चलती है, साल भर में 3 बार। सितंबर में अभी चल रही है, अक्टूबर में भी अभी चल रही है इस टाइम, सितंबर में हो चुका है, और नवंबर में आने वाले महीने में भी ट्रेनिंग होगी, जिसका भी विवरण आपको हमारे इस नोटिस बोर्ड पे मिल जाएगा। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, अभी आने वाले 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर। 18 नवंबर में 18 तारीख से शुरू होगा, 23 तारीख तक चलेगा। फिर दिसंबर में 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा और 6 दिन का ये ट्रेनिंग पीरियड होता है। इसमें किसान भाइयों के साथ-साथ जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये ट्रेनिंग रहती है, जिसमें 1000 रुपए मात्र रजिस्ट्रेशन फीस लगता है और उसके साथ-साथ एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक फोटो। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं और ये सेम उसी दिन, जिस दिन आपका ट्रेनिंग का फर्स्ट डे रहेगा, उसी दिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है और 6 दिन तक आपको ट्रेनिंग सिखाई जाती है, जिसमें थ्योरी क्लास प्लस प्रैक्टिकल क्लास दोनों रहती हैं। उसमें आपको ढिंगरी मशरूम, बटन मशरूम, इन सब मशरूम के बारे में जानकारी दी जाती है, विस्तृत जानकारी, जो कि हमारे डिपार्टमेंट के जो हमारे डॉक्टर एस के विश्वास सर हैं, वो नोडल ऑफिसर हैं मशरूम डिपार्टमेंट के, उनके अंडर में ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। ठीक है? ओके, और कुछ जानकारी? ओके, थैंक यू सर। अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन में हम आए हैं प्रसार विभाग में, तो इसमें हम मैम से जानकारी लेना चाहेंगे कि फार्मर्स के लिए क्या आपने स्टॉल में लगाया है और उनके लिए क्या बेनिफिट है? इसमें ये हम लोग ने बनाया है, जो पशुओं में कीट लग जाते हैं ना, कीट और पीशू लगते हैं, तो उसको घरेलू नुस्खा है कि कैसे घर पे ही किसान बना सकता है। तो इसमें हमको निर्गुंडी के पत्ते लेने हैं, ये किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा, और नीम के पत्ते को लेना है। तो 1 किलो लेना है निर्गुंडी के पत्ते और 2 किलो लेना है नीम के पत्ते, और इनको बस पानी में उबाल के रख देना है। पानी में उबालने के बाद बस छान लेना है। ज़्यादा मात्रा नीम की लेनी है, 300 ml जो पानी छाना हुआ रहेगा, और निर्गुंडी का 100 ml लेना है। तो 400 ml का हमारा वो सॉल्यूशन बन गया। अब उसको हमको 12 घंटे छोड़ देना है, बिना हिलाए बस करके। 12 घंटा छोड़ने के बाद अब 4 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है। जितना बच गया उसमें पानी मिला देंगे 3600 ml। पेट कभी कर सकते हैं, नहला भी सकते हैं। इवन जो घर में जानवर पालते हैं ना, कुत्ते, इन सब, उन पे भी डालेंगे तो ये टिश्यू कीट थोड़े कम लगेंगे। तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि कोई केमिकल यूज इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। काफी किसानों को पसंद भी आया ये, जितने आए थे। ओके, थैंक यू मैम। बनाने से रिलेटेड है, जैसे स्टबल मल्च होता है, अपन क्रॉप उगाते हैं, उसके बाद बहुत सारा स्टबल मल्च बच जाता है, तो उससे क्या है, बहुत नुकसान होता है पर्यावरण को या वायु को। तो उसके लिए क्या है, हमने पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल अपनाए हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए कि उसको अपन डिकम्पोज कर सकते हैं या एज अ फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं। ये एक इनिशिएटिव लिया है हमने इसके लिए, पराली जलाने के लिए। ओके, ये हमें बहुत अच्छा लगा। इससे फार्मर्स को बेनिफिट क्या रहे? इससे फार्मर्स को बेनिफिट ये होगा कि जो मतलब हमेशा वो क्या करते थे, जला देते थे, उससे लैंड को हार्म होता था, और फार्मिंग में अल्टीमेटली जो दूसरा हम क्रॉप लगाएंगे उसको भी हार्म होता था। तो अब क्या होगा कि वो डिकम्पोज कर देंगे, एज अ फर्टिलाइजर यूज करेंगे या फिर पूजा डिकम्पोजर का यूज करेंगे, तो इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और उनकी फार्मिंग जो है, अगला क्रॉप लगाने वाले, वो भी अच्छे से खेती होगी। ओके, थैंक यू। अब चलते हैं अगले स्टॉल पे। फसल सुधार स्टॉल पे हम हैं और इसमें हम सर से जानकारी लेंगे कि इस स्टॉल में क्या लगाए हैं और फार्मर्स के लिए क्या बेनिफिट है इसका। हाँ, एक्चुअली क्या है, ये हमारा जो जिस तरीके की थीम है फसल सुधार, और हमारा जो डिपार्टमेंट है अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, तो हमारा जो रहता है कि हम लोग जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का उद्देश्य ये रहता है कि हम लक्षणों की पहचान करके उनको जो डिजायरेबल लक्षण है, जो हमारे वांछित करेक्टर हैं, होता है
कि हम एक-एक कैरेक्टर की पहचान करते हैं, उनको एक अपनी जो वैरायटी उससे डेवलप करते हैं। जैसे इसमें हम जो टारगेट कर रहे हैं, हमारा क्या नाम बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंस और इसके बाद ग्रेन क्वालिटी के सिवा जो भी डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं, जो प्लांट टाइप्स हैं, इसमें हम डिजीज़ रेसिस्टेंस को लेकर के बात करते हैं। इसमें हम सिस्टम बायोलॉजी को लेकर के बात करते हैं। इसके बाद हैप्लोटाइप मैपिंग, जीनोमिक असिस्टेड सिलेक्शन, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करते हैं। इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करके हम एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो उसे जो हमारे पास अच्छी वैराइटीज़ होती हैं, वो हम फार्मर्स को देते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है इस मॉडल को रिप्रेजेंट करने का या इस मॉडल को शो करने का, वो ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं, कई सारी कंट्रोवर्सीज़ रहती हैं कि उनको लेकर के कि किस टेक्निक से बना हुआ सीड है, इसको हम लगाएँ या ना लगाएँ। जिस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे अभी कई सारी बातें हो रही हैं कि ये इसको लगाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं, उनके मिथ्स को दूर करना चाहते हैं कि ये टेक्निक अच्छी है और वो इस टेक्निक से डेवलप हुए सीड्स को वो ग्रो करें। इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। हम लोग अभी पोल्ट्री डिपार्टमेंट में एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं व्हाइट लेघार्न, जिसकी ओरिजिन प्लेस इटली है। सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली यही प्रजाति है आपकी व्हाइट लेघार्न, जो आप लोग किताबों में पढ़ते हैं, वो आपके सामने किसान मेले के तरफ से देखने के लिए। और फिर नीचे एक कड़कनाथ, जिसका मांस ब्लैक कलर का रहता है, काले कलर का, वो ये आपके सारे कड़कनाथ। फिर ये ट्रॉपिकाना और रेड कार्निस, ये आपकी विदेशी प्रजातियां हैं। ठीक है, ये भी आपकी विदेशी प्रजाति है। ये भी आपकी, इसकी मांस बहुत उच्च गुणवत्ता की होती है। ये भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है और इस स्टॉल में ये सारी आप अपनी दलहनी फसलें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न डिफरेंट प्रकार की वैरायटीज जो न्यू रिलीज होती हैं CSN यूनिवर्सिटी कानपुर की तरफ से, तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये CSN यूनिवर्सिटी की ही ब्रांच है। ये आपका डायरेक्टोरेट ऑफ सीड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको सभी किसानों को बीज मिलता है। देखिए उस साइड पे जनक बीज लिखा है, वहाँ यानी ब्रीडर सीड आपको मिल जाएगा। फिर आधारी बीज आपको मिल जाएगा। अब जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में लगभग होते हैं, तो जो CSN यूनिवर्सिटी के अंतर्गत फार्म साइंस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सभी का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक आए हैं, वो सभी आपके यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आपको उद्यमशीलता, आपकी जो क्रॉप रोटेशन है, क्रॉपिंग पैटर्न, वर्मी कंपोस्ट जैसे लगा है, आपकी कल्टीवेशन मैक्सिमम डिफरेंट क्रॉप की डिफरेंट जोन के सभी आए हैं। आप अपने नियर बाई किसान कृषि विज्ञान केंद्र पर जाइए और वहाँ से जो भी आपका सलाह लेना है, आपके क्रॉप से संबंधित या कोई रोग लग गया, कोई भी संबंधी है, तो आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं जानकारी। है जो फिशरीज कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस है इटावा कैंपस का, जो CSN यूनिवर्सिटी का है इटावा कैंपस, उसी के तो इसमें यहाँ पर देखिए कुछ आपको दिख रहा है, एक अजीब सा थोड़ा सिस्टम लग रहा होगा, ये भी हमें अभी नया लग रहा है। तो आइए इनसे पूछते हैं भाई साहब से कि इसमें किसानों के लिए क्या बेनिफिट है और ये क्या सिस्टम आपने लगा रखा है यहाँ पर। जी सर नमस्कार, मैं सौरभ कुमार फ्रॉम CSA यूनिवर्सिटी कैंपस इटावा। ये सर हमारा एक RAS कल्चर सिस्टम है, जिसमें क्या होता है सर, ये हमारा रिजर्वायर्स है, बड़े बड़े तालाब होते हैं। इस कल्चर को हम वहाँ प्रेफर करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कुछ किसान पानी भरे हम अपने अपने पॉन्ड में, और पानी भरे और सुबह देखा खत्म, आधे से ज़्यादा पानी या 2 फुट 2.5 फुट 1.5 फुट या 6 इंच, अगर 0.5 इंच से कम अगर वाटर लॉस हो रहा है तो हमारे लिए वो प्रीफर है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो इस कल्चर को हमें प्रीफर करना चाहिए। इसमें क्या होता है, ये इसे बोलते हैं एक्सटेंसिव कल्चर सिस्टम। इसमें क्या, कम एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करना, तो ये रिसर्कुलेट होता रहता है। हमें अलग अलग तालाबों में, ये जॉइंट है, देख लीजिए आप लोग, तो ये क्या है, जॉइंटेड है, और सारे पॉइंट में आपको पाइप लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सस्टेनेबल है हमारे लिए। अच्छा, इसमें कौन-कौन से, जैसे आपका फिशरी साइंस है, तो इसमें आपके कौन-कौन से
फिश की वैराइटीज, मछलियों की जो वैराइटीज है, इसमें कौन कौन से किसका किसका पालन कर सकते हैं? इसमें अलग-अलग स्टेजेस होती हैं फिश की साइज़ के अकॉर्डिंग, और इसमें अलग-अलग स्पीशीज़ का भी कल्चर कर सकते हैं, कैट फिश कर सकते हैं, कार्प्स कर सकते हैं, उन फिशेज़ का इसमें हम कल्चर कर सकते हैं। यस। ओके, मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू। ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट रही और ये भी हमें नए तकनीकी देखने को मिला है, जो कि अपने चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इटावा कैंपस से आपको एक नई तकनीकी हमें देखने को मिली, बहुत अच्छा लगा हमें, थैंक यू। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, ये ड्रोन सिस्टम जो आया है नया न्यू टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो अभी मैं सर से पूछना चाहूँगा इसके बारे में, क्या फार्मर्स के लिए क्या बेनिफिट है, कितना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है और इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, कितने घंटे चार्ज चलता है, तो आइए सर से हम जानते हैं। एग्री ड्रोन है, इसका जो कैपेसिटी है टैंक का, ये 8 से 10 लीटर है। 8 और हम इसको मैक्सिमम भरते हैं 8 लीटर तक, क्योंकि अगर हम 10 लीटर भर देंगे तो इसका थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग होने की जरूरत है। तो 8 लीटर में 1 एकड़ हो जाता है। फायदा ये है, सबसे जो इस समय मुख्य चल रहा है वो लेबर की बचत है, पानी की दवाई, इंसेक्टिसाइड जो भी हम कर रहे हैं, वो जो हम किसान मैनुअली कर रहा है, वो कम से कम 200-250 लीटर में 1 एकड़ कर रहा है। ये 8 लीटर पानी में, 8 लीटर पानी मतलब कि 8 ml दवा, अगर हम इंसेक्टिसाइड डालें 8 ml दवा में 1 एकड़ का स्प्रे हो जा रहा है। दवाई, पानी और लेबर, 3 मुख्य चीजें खासियत जो इससे सेविंग होती है। और खासियत है, जैसे हमारे पास कोई पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, उस पर स्प्रे करना है तो सबसे बेस्ट है ये स्प्रे करने के लिए। किसानों के लिए ये फायदा है कि ये परचेज कर लें, 50% गवर्नमेंट की सब्सिडी है इस पर। और ये जैसे हायर करके, मतलब हम किसी किसान को अगर देना स्प्रे करना चाहें, वो हम ले जाकर 400 रुपया एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे करा सकते हैं। अच्छा, ये कितने घंटे चलता है और चार्जिंग का सिस्टम क्या है? ये इसका बैटरी का चार्ज का, जैसे हम लोग अपना यूपीएस घरों में चार्ज करते हैं, इसका चार्जिंग सिस्टम आता है। इसके साथ में एक जो बैटरी चार्ज होती है 12 से लेकर 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। एक सेट डबल बैटरी है इसमें, तो एक सेट है, एक सेट उसमें चार्ज होती है। तो अगर ज्यादा डिस्चार्ज है तो हमारे पास आधा घंटा लगेगा, कम डिस्चार्ज है तो 12 मिनट में चार्ज हो जाएगा। फुल चार्ज पे इसको चलाना है। बस इसने देखना है कि अगर आज हमें बैटरी चार्ज किए, कल फिर हमें इसको चलाना है, तो फिर से हम उसमें बैटरी चेकअप करेंगे। बिना बैटरी चेकअप के हम इसको उड़ाएंगे नहीं। होता है कि ये इतनी 8 लाख की नौका है, अगर ऊपर गया और बैटरी डिस्चार्ज हुई, सीधे गिर जाएगा, ये टूट जाएगा। तो हम जब भी इसको यूज करेंगे, बिना बैटरी फुल चेकअप किए इसको हम यूज नहीं करेंगे। और एक बैटरी अगर हम इसमें स्प्रे कर रहे हैं तो 8 से 10 मिनट में ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। हम स्प्रे नहीं कर रहे हैं, तो हम मैन्युअली देख रहे हैं कि हमारा खेत का एरिया कितना है, या हम इसको सर्वे कर रहे हैं, तो 15-16 मिनट एक बैटरी चल जाती है। तो इसका कास्ट क्या होगी? ये जो हमारे सामने रखी 8,88,000 का है। तो इसको किसान इतना कैसे अफोर्ड करेगा? ये गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही 50%, और कुछ जो आपका बैंक है वो लोन भी दे रहे हैं इस पर। तो ये सब्सिडी लेने का प्रोसेस इसका बताएं। ये जो कृषि विभाग में सभी सारे किसानों को पता है, कृषि विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण करा लेते हैं, फिर जब परचेज करेंगे उनको फिर वहां से सब्सिडी मिल जाती है। ओके, और इसका जो ये चलाने वाला सिस्टम है, इसमें कैसे चलाएंगे ये इसको? ये क्या फोन है, या फोन से चलाते हैं या फिर किसी और सिस्टम से माध्यम से? ये रिमोट कंट्रोल है, जैसे हम लोग बच्चों के चलते इससे रिमोट कंट्रोल है, इस पर हम इससे चलाते हैं। ये मैनुअली इसमें जो ये लगा हुआ है, ये आपका मोबाइल है। इस मोबाइल से हम देखते हैं कि कितनी दूर जा रहा है, कहाँ इसमें मशीन चल रही है, बैटरी बैकअप कितना है और कितने एलिवेशन पे उड़ रहा है, सारा इसमें हम इसको देख लेते हैं। कितना हमारी विंड वेलोसिटी है, लेकिन 4000 स्क्वायर मीटर, जिसको हम 1 एकड़ कहते हैं, उतना एक बार में अगर हम नॉर्मल कंडीशन हमारे हर चीज, तो हम एक बार में स्प्रे कर देते हैं। ओके, ये सिस्टम और तकनीकी, जैसे जो फार्मर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारे फार्मर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको कैसे ले और कैसे क्या प्रोसेस? जो भी किसान ड्रोन का कैसे क्या किया है, वो अपना यूट्यूब से किसान देख रहा है, उस पर देख ले, और एग्री विभाग, किसी विभाग में जाके ऑनलाइन पंजीकरण करा ले। इसके बाद फिर इसमें जो भी जहाँ से